अरे माँ जी, जल्दी चलिए, देखिए आपके घर के बाहर एम्बुलेंस आई है। गायत्री भागती हुई दरवाजे पर आती है। तभी उसकी बहू चांदनी को एम्बुलेंस से बाहर लाया जाता है। हे भगवान, ये मेरी बहू को क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया माँ जी। अरे लेकिन ये कैसा एक्सीडेंट है? चोट तो कहीं नजर नहीं आ रही। अरे माँ जी, दिमाग में अंदरूनी चोट लगी है और ये अपनी याददाश्त खो बैठी है। हैं? मेरी बहू याददाश्त खो बैठी है, अब क्या होगा? अब फिक्र मत करिए, बस इनका अच्छे तरीके से ख्याल रखिए। मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, अब मैं चलता हूँ। अगले दिन अब तेरी तबीयत कैसी है बहू? बहू? किसकी बहू? हम भैरवगढ़ के ठाकुर विक्रम सिंह की बेटी रूपवती हैं। हम एक राजकुमारी हैं और तुम हमारी दासी हो बुढ़िया। अरे बेटा विशाल, बहू कैसी बहकी बातें कर रही है। अरे कुछ मत पूछो माँ, रात को मुझसे अपने पैर दबा रही थी। सर पर चोट लगने की वजह से इसका दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है और ये अपने आप को राजकुमारी समझ रही है। तभी वहां चांदनी आ जाती है। तुम दोनों यहाँ क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? कहीं तुम दोनों मिलकर हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हो? हम तुम्हारा सर तलवार से उड़वा देंगे, समझे? अरे नहीं नहीं राजकुमारी जी, हम तो आपके सेवक हैं। भला हमारी इतनी हिम्मत? कहिए, आपने यहाँ हॉल में आने का कष्ट कैसे किया? हमें बहुत भूख लगी है। ए दासी, जल्दी से हमारे लिए भोजन का प्रबंध करो। आज हम शाही कबाब खाएंगे। विशाल अपनी माँ को चांदनी की बात मानने के लिए इशारा करता है। ठीक है राजकुमारी जी, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। इस तरह विशाल और उसकी माँ ना चाहते हुए भी चांदनी की जी हजूरी में लगे रहते हैं। लाओ माँ, जल्दी से मेरा टिफिन दो, मुझे देर हो रही है। अरे ठहर जा, जरा दम तो लेने दे मुझे। सारे घर का काम मुझे अकेली को करना पड़ता है। तेरी बीवी तो राजकुमारी बनी बैठी है, सारा दिन हुक्म चलाती रहती है। अरे माँ, मेरा भी तो यही हाल है। फिलहाल तुम मेरा टिफिन दे दो, मैं चला। रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे मर गया रे, ये कहाँ से आ धमकी? आज हमारा जुहू चौपाटी घूमने का मूड है और हमें अपने लिए नई साड़ियाँ भी खरीदनी है। चलो जल्दी से अपना वाहन निकालो और हमें ले चलो। अरे अब तो मैं गया काम से। अगर आज मैं वक्त पे ऑफिस नहीं पहुंचा तो मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। मरता क्या न करता। आखिरकार विशाल चांदनी को घुमाने ले जाता है और चांदनी अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग भी करती है। ए दासी, टीवी पर कपिल शर्मा के आने का समय हो गया है, जल्दी से टीवी शुरू करो। अरे वाह, कपिल शर्मा तुझे याद है, बाकी कुछ याद नहीं। बहू तू तो बड़ी चालू लगती है, अपने फायदे की हर चीज तुझे याद रहती है। मैं तो तेरी इस अजीब बीमारी से परेशान हो गई हूँ। अगले दिन, अरे डॉक्टर साहब, आप इतने दिन से मेरी बहू का इलाज कर रहे हैं, लेकिन उसकी बीमारी तो सुधरने के बजाय और बढ़ती जा रही है। अरे माँ जी, ये दिमागी बीमारी है। बेचारी की याददाश्त चली गई है, वापस आने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। गायत्री डॉक्टर से बात कर ही रही होती है कि तभी उसकी पुरानी सहेली शीला वहां आ जाती है। शीला को देख अचानक डॉक्टर घबरा जाते हैं। अच्छा माँ जी, मुझे एक मरीज को अर्जेंट देखने जाना है, मैं चलता हूँ। ये कौन था? अरे अब क्या बताऊं शीला, एक एक्सीडेंट भी मेरी बहू की याददाश्त चली गई है। ये डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है। ये डॉक्टर कब से बन गया? अरे ये तो चमन पान वाले का लड़का है, सारा दिन नौटंकी करता रहता है। अच्छा तो ये बात है, अब मैं समझी। मेरी बहू और ये पान वाले का लड़का दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे। चल तू मेरे साथ।
गायत्री शीला को एक बड़ा सा डंडा हाथ में देकर अपनी बहू चांदनी के कमरे में ले जाती है। बहू, ये मेरी सहेली है, एक डॉक्टर है। इसने तेरे जैसे न जाने कितनों का इलाज 2 मिनट में कर दिया है। इसका कहना है कि सर पर जहाँ चोट लगी हो, अगर उसी जगह दोबारा किसी बड़े डंडे से जोर से मारा जाए तो मरीज की याददाश्त वापस आ जाती है। देख, हम डंडा भी लाए हैं। अपनी सास की बातें सुनकर और हाथ में बड़ा डंडा देख चांदनी घबरा जाती है। अरे बाप रे, मैं तो फंस गई। इस डंडे की एक बार की वार से ही मैं तो चारों खाने चित हो जाऊंगी। अब क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? लेकिन गायत्री, डंडा सर पर ठीक उसी जगह लगना चाहिए जहाँ चोट लगी है। अरे तू चिंता मत कर, 2-4 बार मारूंगी तो एक बार तो सही जगह लग ही जाएगा ना। चल बहू, तैयार हो जा। अरे नहीं नहीं माँ जी, मुझे मत मारिए। दरअसल घर के काम करने से बचने के लिए मैंने ये सब नाटक किया था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं कान पकड़ती हूँ। दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। क्यों दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। शादी का लड्डू। एक बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से ताल्लुक रखने वाली शिखा को लड़के वाले देखने आने वाले होते हैं। पता है शिखा, ये लड़का बहुत ही अच्छा है। अगर ये हाँ बोल देना तो सोच की बन गई तेरी किस्मत। वाह जी वाह, लड़के ने हाँ कर दी तो किस्मत, और ना कर दी तो जाने दोगी ना दोस्तों के साथ ऋषिकेश? बोलो माँ। अरे कुछ तो शर्म कर लड़की, जब देखो तब घूमना। अरे तेरी उम्र में तो मेरे बच्चे हो गए थे। तभी अभी अपने परिवार के साथ आ जाता है। वो शिखा की ओर देखता ही नहीं है, जबकि शिखा उसे घूर रही होती है। अरे शिखा, अभी को घर दिखाओ। अरे नहीं नहीं आंटी। अरे जाओ ना, घर देख कर आओ। शिखा से बात भी कर लेना और समझ भी लो एक दूसरे को। शिखा, जिसे पहले भी कई लड़के देख कर जा चुके थे, उसके लिए ये बड़ी बात नहीं थी। ये टेरेस है, यहाँ से शहर का सबसे अच्छा व्यू दिखता है। मुझे व्यू देखने का बड़ा शौक है। देखो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। शिखा अभी की तरफ देखने लगती है। अब मैं किसी और से प्यार करता हूँ। माँ नहीं मान रही है, इसलिए रोज एक लड़की दिखाने ले जाती है। देखो तुम मना कर देना। हेलो मिस्टर आशिक, मैं क्यों मना कर दूं? तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम मना कर दो। और हाँ, थोड़ा जल्दी कर देना, कल मुझे दोस्तों के साथ जाना है कहीं। देखो, मैं मना करूंगा तो माँ को शक हो जाएगा। अरे तो मैं क्या करूं? फुकट में टाइम खराब कर दिया। दोनों नीचे आते हैं, जहां अभी का मुंह लटका होता है। हाँ बेटा, कैसा लगा घर? माँ, मुझे अभी पसंद नहीं है, मैं इससे शादी नहीं कर सकती हूँ। अरे कैसी बात कर रही हो बेटी? वो ठीक कह रही आंटी, मैं भी इससे शादी नहीं कर सकता। सभी चले जाते हैं। माँ, उसका कहीं और प्यार व्यार चल रहा था, बोला तुम मना कर दो तो मैंने मना कर दिया। झूठ बोल रही है तू, मुझे तो लगता है कि तेरा ही कहीं। तौबा तौबा माँ, कैसी बात कर रही हो? अब जल्दी से मैं चली पैकिंग करने। वहीं अभी के घर उसकी माँ। देखा, उस लड़की ने खुद ही मना कर दिया। अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है। जिस लड़की के पीछे तू लगा है वो जानता भी है कैसी है। बेटा, वो तेरे साथ तेरे पैसों के लिए है सिर्फ, क्यों समझ नहीं रहा? शिखा जैसी लड़कियां जिस घर की बहू बनेगी, उजाला करेगी घर में। लेकिन माँ, रिमी भी अच्छी लड़की है, एक बार मेरे कहने पर मिल तो लो उससे। ले आना कल। अभी खुश हो जाता है और अगले दिन रिमी को लेकर माँ के पास पहुंचता है। पता है रिमी, कल माँ फिर एक लड़की को दिखाने ले गई थी। मैंने तो उस लड़की से साफ कह दिया कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तुम्हारी माँ की उम्र हो रही है, लेकिन समझ नहीं आता, ना खुद चैन लेगी ना लेने देगी। तभी वहां माँ आ जाती है। किसके चैन की बात कर रही हो रिमी? अभी मुझे जरा पानी ला दोगी प्लीज, मैं तब तक आंटी से बात करती हूँ।
ओके ठीक है माँ, प्लीज रिम्मी को समझने की कोशिश करना एंड रिम्मी बी स्वीट एज यू आर। अभी चला जाता है, लेकिन फिर वो किसी काम से वापस माँ के पास आता है, जहाँ उसके कान में रिम्मी की आवाज पड़ती है। देख बुढ़िया, तुझे सास बनवाने का मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन करो क्या, तेरे बेटे से मोटी पार्टी कोई समझ में नहीं आ रही है। तभी वहाँ अभी आ जाता है। ये कैसे बात कर रही है तू मेरी माँ से? चिल्लाओ मत, मैं किसी की ऊंची आवाज नहीं सुन सकती। माँ, आप इस लड़की के बारे में सच बोल रही थी, निकल जाओ मेरे घर से। रिम्मी के जाने के बाद माँ, मैं इसे बहुत अच्छी लड़की समझता था, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, परेशान ना हो, तू जा कहीं घूम कर आ। अब क्या, एक और शिखा निकली ऋषिकेश के लिए, तो अभी भी वहीं आ जाता है और दोनों का आमना सामना हो जाता है। अरे तुम यहाँ, क्या बात है, कहाँ है तुम्हारी वो दोस्त? अब वो तो वही है, मैं तो बस अकेला ही आ गया। ओह, तो तुम हमारे ग्रुप के साथ आ जाओ ना, अगर तुम्हारी वाली को बुरा ना लगे तो। अभी को अब शिखा के मुंह से ये बात पसंद तो नहीं आती है, लेकिन बेचारा कहता भी तो क्या। हाँ, अब क्या, शिखा के साथ बिताए 2 दिन में ही अभी को उससे प्यार हो जाता है। तुम कितना रसीला गाना गाती हो। वैसे तुम भी कम अच्छा नहीं गाते। हाँ, कॉलेज में स्टेज पर गाता था। वहीं से तुमको प्यार भी हुआ होगा। वैसे तुम बहुत डेडिकेटेड हो। देखो, मैं अब उस रिश्ते में नहीं हूँ। और अभी शिखा को सारी बात बता देता है। अरे ये क्या बात हुई, ऐसे तो फिर मैं ही अच्छी रही जो इन सब चक्करों में पड़ी ही नहीं। हाँ, ये तो है, तुम तो अच्छी हो ही। तो क्या मैं घर आकर बात कर सकता हूँ तुम्हारी मम्मी से हमारी शादी की? शिखा को भी अभी पसंद आ गया था, वो शर्मा जाती है। घर आकर अभी माँ से सारी बात करता है और शाम को सभी शिखा के घर जाते हैं, जहाँ दोनों की शादी तय हो जाती है।